आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक सुनार था जिसमें कई बुरी आदतें थी। उसमें से दो बुरी आदतें खास थी। एक तो वह बहुत पियक्कड़ था और दूसरा वह बहुत खर्चीला था। इसी तरह हम सोच सकते हैं कि कुछ ही समय में उसका सारा पैसा खत्म हो गया होगा। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं था जिसको वह अपना कह सके। जब वह गरीबी की इस हालत से गुजर रहा था तो उसके ससुर ने उसकी सहायता की। उसने उसकी पत्नी को यानी अपनी बेटी को घर का खर्च चलाने के लिए 100 रुपए दे दिए। जब सुनार का ससुर अपनी बेटी को 100 रुपए देकर चला गया तो वो अपनी पत्नी से बोला, अगर मेरे पास 25 रुपए होते तो मैं उससे एक ऐसा गहना बना सकता था जिसको मैं आसानी से 100 रुपए में बेच सकता था और ज्यादा पैसा कमा सकता था। पत्नी ने पूछा, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? सुनार ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, इसमें कोई शक है क्या? उसकी पत्नी ने तुरंत ही 25 रुपए निकाल कर देते हुए उसे कहा, तो ये लो 25 रुपए और करके दिखाओ तो। सुनार ने वे रुपए लिए अपनी दुकान पर गया और अपनी पूरी होशियारी लगाकर एक कंगन बनाया। वो उसकी कारीगरी का अच्छा नमूना था। उसको देखकर खुश होते हुए उसने सोचा कि वह जरूर उसके लिए कुछ अच्छा भाग लाएगा। वह उसको काफी ऊंचे दाम में बेच सकेगा। उसको बनाने के बाद ही वह उसे बेचने के लिए चल दिया। रास्ते में उसको वजीर का एक बेटा मिला। वजीर के बेटे ने उसको नमस्ते की और पूछा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा कंगन है? सुनार बोला, हाँ है ना, और क्योंकि आपने मुझे दोस्त कहा है इसलिए मैं उसे आपको ऐसे ही में दे देता हूँ। कंगन उसको देकर खाली हाथ वह घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से 25 रुपए इस शर्त पर और मांगे कि वो उसको भारी ब्याज सहित वापस कर देगा। उसकी पत्नी ने उसको 25 रुपए और दे दिए। इन 25 रुपयों से उसने पहले जितना ही सुंदर एक और कंगन बनाया और उसको भी बेचने चल दिया। वो कुछ ही दूर गया था कि उसको दीवान साहब का बेटा मिल गया। उसने भी सुनार को नमस्ते की और पूछा, ओ दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई सुंदर कंगन है बेचने के लिए? सुनार बोला, हाँ साहब है ना, कहकर उसने वह नया कंगन उसको दिखा दिया। नौजवान ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? सुनार बोला, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है इसलिए मैं भी आपसे उतने ही अच्छे तरीके से बर्ताव करूंगा। ले लीजिए यह कंगन, ले लीजिए यह आप ही के लिए है। वह घर फिर खाली हाथ लौट आया और अपनी पत्नी को 25 रुपए और देने पर मना लिया। पर उसकी पत्नी को अब अपना पैसा फायदे पर लगाने में कुछ कुछ शक सा होने लगा। सो उसने इस बार पैसे देने से मना कर दिया। यह बताओ तुमने मेरे पैसे का क्या किया? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे 25 रुपए को 100 रुपए बना कर दोगे, और तुम मुझसे 50 रुपए ले चुके हो और तुमने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं किया है और तुम मुझसे और पैसे मांग रहे हो। सुनार बोला, बेवकूफ मत बनो, मुझे मालूम है कि मैंने क्या कहा था और मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारा पैसा बिल्कुल नहीं खाया है। मुझे थोड़ा समय दो, तुम देखोगी कि इस बिजनेस में मैं तुम्हें कितना सारा पैसा कमा कर दूंगा, समझी? पत्नी ने उसकी प्रार्थना पर तरस खाकर उसको 25 रुपए और दे दिए। इन पैसों का भी उसने एक और नया कंगन बनाया जो पहले जैसा ही सुंदर था। कंगन बनाकर और उसको लेकर वह फिर पहले की तरह से उसको बेचने के लिए चल दिया। इस बार रास्ते में उसको इत्तेफाक से एक चोर मिला। उसने भी उससे कहा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई कंगन बेचने के लिए है? इस बार सुनार ने वह कंगन उसको दे दिया। उसकी कीमत पूछने पर उससे कोई कीमत नहीं ली और एक बार फिर सुनार खाली हाथ घर वापस आ गया। घर जाकर वो अपनी पत्नी को वह सब बताया जो कुछ अब तक उसने किया था।
कुछ दिन बाद बचे हुए 25 रुपए घर के खर्चे में खर्च हो गए। तो एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब मेरे पास घर के खर्चे के लिए एक पैसा भी नहीं बचा है। सोचो क्या करेंगे अब आगे। सुनार ने सोचा, अब मुझे अपने दोस्तों को जांचना चाहिए। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वजीर के घर गया, पर उसको वजीर नहीं मिला। फिर वह दीवान के घर गया तो वहां उसको दोनों मिल गए। उसको तुरंत ही उनके सामने गया। उन्होंने भी उससे अपने दोस्त की तरह से बर्ताव किया। इत्तेफाक से उसी समय राजा की बेटी आ गई और वो भी वहां बैठ गई और बातें करने लगी। बातों ही बातों में उसने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो उस पर एक मेहरबानी कर सके। वह अपने पिता के बगीचे में एक खास नाशपाती के पेड़ की नाशपाती चाहती थी, पर वह नहीं जानती थी कि फल कैसे तोड़े जाते हैं, क्योंकि उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के 7 गड्ढे थे। जो कोई भी उस पेड़ तक जाता, निश्चित रूप से उसके पैर केसर में रंग जाते और इस तरह से वह पकड़ा जाता। और यही वह राजकुमारी नहीं चाहती थी। यह सुनकर तीनों ने कहा कि वह बिना पकड़े उस पेड़ के फल को लाने की अपनी भरसक कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद सुनार वहां से चला आया। वह तुरंत चोर के पास पहुंचा। चोर उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसने खाना खाकर जाने की जिद की, पर सुनार बोला, इस समय नहीं, फिर कभी। अभी तो मेरे दिमाग में कुछ दूसरी ही बातें घूम रही है। चोर कुछ उत्सुकता के साथ बोला, मुझे उम्मीद है कि वह कोई बड़ी बात नहीं होगी। सुनार बोला, है तो। मुझे राजा के बगीचे में लगे एक नाशपाती के पेड़ से राजकुमारी के लिए उसकी नाशपाती तोड़ना है। उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के 7 गड्ढे हैं। जो कोई भी उसके पेड़ तक उसकी नाशपाती तोड़ने जाएगा, उसके पैर केसर में रंग जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा। राजकुमारी चाहती है कि बिना पकड़े गए उस पेड़ की नाशपाती तोड़ जाए। क्या तुम इसमें मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? मैं इस चक्कर में अपनी जान गंवाना नहीं चाहता, सो तुम्हारी सहायता से अगर मैं अपनी जान बचा सकूं तो। चोर बोला, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए उस पेड़ की नाशपाती तोड़ लाऊंगा। और वह उस पेड़ का नाशपाती तोड़ लाया। हालांकि उसने यह कैसे किया यह किसी को नहीं पता। एक दिन बीतने से पहले ही उस पेड़ की नाशपातियां सुनार की दुकान में एक टोकरी में रखी थी। तुरंत ही राजकुमारी, वजीर और दीवान के बेटों और सुनार के बीच मुलाकात का समय तय किया और उस समय वे नाशपाती उसके सामने लाई गई। राजकुमारी ने तुरंत ही वे नाशपाती खाने की इच्छा प्रकट की। तो वो दीवान के बेटे ने एक नाशपाती छीली और उसके छोटे छोटे टुकड़े काटे। उसने एक टुकड़े में चाकू की नोक घुसाई और उसको राजकुमारी को खिलाने की कोशिश की। जब वह ऐसा कर रहा था तो अचानक राजकुमारी को छींक आ गई। इसकी वह चाकू उसके गले में लग गया और वह मर गई। दीवान का बेटा चिल्ला पड़ा, अरे मैंने क्या किया? मैंने तो राजकुमारी को मार दिया। वजीर का बेटा बोला, इसमें तुमने कुछ नहीं किया, यह सब मेरा कसूर है। सुनार बोला, नहीं नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, यह मेरी गलती है। अगर मैं नाशपाती न लाता तो उनको राजकुमारी को इस तरह से नहीं खिलाया जाता। खैर, अब हमको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई हमको इस हाल में देख ले। हमको तुरंत ही एक मटका लेना चाहिए और राजकुमारी को इसमें रखकर नदी में फेंक देना चाहिए, नहीं तो उसका शरीर फूल जाएगा। इससे लोगों को पता चल जाएगा और फिर हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुरंत ही एक कुम्हार के घर से मटका लाया गया और उसमें राजकुमारी के शरीर को रखकर नदी में फेंक दिया गया। शाम को देखा तो राजकुमारी का कहीं पता नहीं था। महल की सब इमारतों में उसकी खोज की गई और दूसरी जगह भी उसको ढूंढा गया, जहां जहां वह अक्सर जाया करती थी।
पर उसको कहीं कुछ भी पता नहीं चला। राजा ने एक शाही फरमान निकाल दिया कि जो कोई भी राजकुमारी के बारे में कुछ बताएगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन एक आदमी राजा के सामने आया और उसने बताया कि पिछली शाम उसने एक आदमी को नदी में मटका फेंकते हुए देखा है। यह सुनते ही राजा ने नदी में राजकुमारी की ढूंढ शुरू करवा दी। नदी में मटका भी मिल गया और मटके में रखी सुंदर राजकुमारी की लाश भी। राजा ने फिर हुक्म सुनाया कि राजभवन के सब कुम्हारों को उसके सामने पेश किया जाए और इस मामले की जांच अच्छी तरह से की जाए। सो राज के सारे कुम्हार राजा के सामने आए। राजा ने उनसे पूछा कि हाल ही में किसको मटका बेचा है। एक कुम्हार सामने आया कि 2 दिन हुए उसने एक मटका एक सुनार को बेचा था। इस पर सुनार को बुलवाया गया। राजा ने सुनार से पूछा, तुमने मेरी राजकुमारी को क्यों मारा? बोलो। सुनार चुपचाप रहा तो राजा बोला, सुनार की चुप्पी सुनार को मुजरिम बता रही है। 2 दिन के अंदर ही अंदर इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब तक के लिए सुनार को जेल में बंद कर दिया जाए। अब क्योंकि सुनार ने कोई जवाब नहीं दिया था तो राजा ने उसकी फांसी की सजा सुना दी, पर उसका मन नहीं माना। उसने उसकी फांसी को 2 दिन के लिए और टाल दिया ताकि वो राजकुमारी की इस बुरी तरह से की गई हत्या की सही सही वजह पता चल सके। उसने एक गार्ड का वेश रखा और रात को जेल में सुनार के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, तुमको कल फांसी लगने वाली है, क्या सब कुछ ठीक है या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त है ऐसा जो इस समय तुम्हारी सहायता कर सके? सुनार बोला, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरने से पहले मैं अपने 2-3 दोस्तों से मिलना चाहूंगा। गार्ड बोला, ठीक है, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। सुनार उसके साथ चल दिया। सबसे पहले सुनार वजीर के घर गया। वहां उसने वजीर के बेटे से कुछ बात की। उसने उससे कहा, ओ मेरे दोस्त, जब मैं फांसी के फंदे की तरफ जा रहा होऊंगा तब तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो? वजीर का बेटा बोला, हाँ हाँ जरूर, तुम खुश रहना। ठीक समय पर मैं सिपाहियों को इशारा करूंगा और वे राजा को मार देंगे। इसके बाद सुनार दीवान के घर गया। और उसके सबसे बड़े बेटे से बहुत देर तक बातें करता रहा। मेरे अच्छे दोस्त, तुम मेरी रिहाई के लिए क्या कर सकते हो? नौजवान बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मेहरबानी को कभी नहीं भूल सकता। मैं ठीक समय पर आऊंगा और राजा को मार दूंगा। गार्ड ने भी यह सब सुना तो वह डर के मारे कांपने लगा। इसके बाद सुनार अपने तीसरे दोस्त चोर के पास गया। उसने उससे भी वही सवाल किए जो उसने अपने पहले दोनों दोस्तों से किया था। चोर ने उसकी नमस्ते का जवाब दिया और उसको कुछ देर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उस समय वह बहुत जरूरी काम कर रहा था। उसने सुनार की बातें सुनी और महसूस किया कि सुनार बहुत कष्ट में है। उसने उसकी सहायता करने का इरादा किया, हालांकि इसमें उसकी जान का खतरा था। वह उसी पल वहां से चला गया और राजा के महल की खिड़की से होकर महल की छत पर चढ़ गया। वहां से फिर वह राजा के सोने के कमरे में चला गया और उसी आदमी का सिर काट दिया जो उस रात वहां राजा की जगह सो रहा था। यह करके उसने सोचा, अब सुनार को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। यह सोचकर वह उस आदमी का सिर अपने हाथ में लेकर सुनार के पास दौड़ाया। उसने वह सिर सुनार और गार्ड के सामने फेंकते हुए कहा, यह लो, अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई है। अब राजा तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सुनार गार्ड के साथ जेल में लौट आया। अगले दिन वह सब लोगों और सिपाहियों के सामने फांसी के फंदे की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वह फांसी के चबूतरे के पास पहुंचा तो दीवान का बेटा
अपनी तलवार खींचकर राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। उधर वजीर के बेटे ने भी अपनी सेना को इशारा कर दिया कि वो इस काम में उसकी सहायता करे, पर इस सब की जरूरत नहीं थी क्योंकि राजा ने सोच रखा था कि उसको क्या करना है। वह चिल्लाया, सुनार को छोड़ दो, उसे आजाद कर दो, उसको माफ किया जाता है। इस पर वहां खड़े सब लोग चिल्ला पड़े, राजा की जय हो, राजा अमर हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।